जय हिंद साथियों, मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है। टुडे वी लर्न अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब क्लास 4 बाज एंड वर। आज हम बाज और वर का यूज एज ए इन्फिनेटिव के रूप में सीखेंगे कि हम बाज और वर का यूज इन्फिनेटिव के रूप में किस प्रकार करते हैं। अनवरता के अर्थ में जो है बाज और वर का यूज कैसे किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, उसे जयपुर जाना था, तो इसमें फोर्स किया गया है, प्रेशर है, तो इसको हम ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट का है, तो पास्ट में अगर कोई जरूरी बात हो तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, बाज और वर्ब प्लस टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओटी। ओटी का मतलब होता है अदर वर्ड। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद बाज और वर्ब प्लस टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी कई बार आपको कि टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है इन्फिनेटिव। इसका मतलब क्या होता है? इन्फिनेटिव। तो हमें बाज और वर्ब का यूज जो है एक इन्फिनेटिव के रूप में करना है। तो उसे जयपुर जाना था, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसे है, उसे की अंग्रेजी क्या होती है? ही। अभी सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे हम? बाज। तो ही बाज। फिर उसके बाद इन्फिनेटिव बनाना है, क्योंकि जाना मैन वर्ब है, तो इससे पहले क्या लगा देंगे हम? टू गो। ही वाज टू गो जयपुर। जयपुर, उसे जयपुर जाना था। ही वाज टू गो जयपुर। तो इतना समझ में आ गया होगा कि किसी पास्ट सेंटेंस में अगर जरूरी बात हो, अनिवार्य हो, प्रेशर हो, तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, जो भी बचा हुआ था लास्ट में लिख देते हैं। तो इस तरह से हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे मोहन को यहाँ आना था, तो यहाँ पर प्रेशर है कि भाई जरूरी आना था, यहाँ पर अनिवार्य रूप से आना था, तो इसको भी ट्रांसलेट करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। मतलब जितने भी इस तरह से सेंटेंस होंगे हम इस फार्मूले की हेल्प से सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मोहन एक सिंगुलर है तो मोहन को मोहन ही लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यानी ऑक्सिलरी वर्ब बाद लगेगी इसके साथ। फिर आना था तो आने के लिए जो है कम होती है, लेकिन कम से पहले क्या लगाएंगे? हम इन्फिनेटिव बनाना है तो टू लगा देंगे। तो मोहन बाज टू कम हेयर, मोहन को यहाँ आना था। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, तुम्हें ये किताब पढ़नी थी। अब इसमें भी प्रेशर है, हमसे कोई बोल रहा तुम्हें ये किताब पढ़नी थी, तो इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करने के लिए हम इस वाले फार्मूले का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वाज वर्ब, फिर टू मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओटी। तो तुम्हें ये किताब पढ़नी थी, तुम्हें क्या है? तुम्हें की अंग्रेजी क्या होती है? यू। यू हो गया। अब यू प्लूरल है तो इसलिए वर लगाएंगे इसके साथ, यू वर। फिर किताब पढ़नी थी, पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? रीड, लेकिन रीड से पहले क्या लगाएंगे हम? टू। वर टू रीड। यह किताब की अंग्रेजी क्या होती है? दिस बुक। दिस बुक। तुम्हें ये किताब पढ़नी थी, तो इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर ऑक्सिलरी वर्ब बार का यूज करेंगे, फिर पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। रीड से पहले टू लगाएंगे तब जो इन्फिनेटिव हो जाएगा, फिर यह किताब दिस बुक। तो इस तरह से हम इस टाइप के किसी भी सेंटेंस को इस फार्मूले से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि देयर के साथ बाज और बर का यूज किस तरह से किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वहां एक गाय थी। तो किसी स्थान पर कोई एक गाय थी, उसको ट्रांसलेट करना है, तो किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं? इसके लिए भी एक स्ट्रक्चर होता है, देयर प्लस बाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट नहीं होता है इसमें, तो सब्जेक्ट शुरू में नहीं दिया होता है या सब्जेक्ट वर्क नहीं करता है। जब सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में वर्क नहीं करता है, सब्जेक्ट की प्रधानता ना हो, तो उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे हम? देयर। फिर देयर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज या वर्ब में से एक। तो यहाँ पर गाय सिंगुलर है इसलिए वाज आ जाएगा। देयर वाज अ काउ। देयर वाज ए काउ। इस तरह से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। वहां एक गाय थी। देयर मीन्स वहां, वाज मीन्स थी, या माने एक, काउ मीन्स गाय। वहां एक गाय थी। फिर नेक्स्ट है, वहां बहुत भीड़ थी। वहां बहुत भीड़ थी। तो इसको भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले देयर लिखेंगे। देयर के बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज। देयर वाज वेरी क्राउड। क्राउड माने भीड़।
वहां बहुत भीड़ थी, देयर मीन्स वहां, वाज मीन्स थी, वेरी माने बहुत, क्राउड मीन्स भीड़। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कमरे में 4 विद्यार्थी थे। इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी देखिए सब्जेक्ट वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बताने वाला कोई और है, तो यहाँ पर देयर क्या यूज करके हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे देयर, अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ड लगेगी, कमरे में 4 विद्यार्थी थे, तो 4 एक प्लूरल हो गया वर्ड, तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, वर। देयर वर 4 स्टूडेंट्स, देयर वर 4 स्टूडेंट्स। तो हम इस तरह से देयर के साथ इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक, ठीक। अब हम सीखेंगे इमेजिन, कल्पना करना। यदि कोई व्यक्ति कल्पना करता है, काश मैं राजा होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मोहन एक पक्षी होता, मतलब हम पास्ट के बारे में अगर कल्पना करते हैं, जो पास्ट में घटना घट गई हैं, लेकिन आप कल्पना कर रहे हैं कि मैं एक राजा हो जाता, या मैं एक प्रधानमंत्री बन जाता, या मोहन एक पक्षी होता, या सोहन एक डॉक्टर होता। तो इस तरह से सेंटेंस अगर दिए होते हैं तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब वर का यूज करते हैं। इस टाइप के सेंटेंस में हमेशा हम ऑक्सिलरी वर्ब का ही यूज करते हैं। यहाँ पर बाज का यूज नहीं होता है। ये सभी इंसिडेंट पास्ट में मानी जाती हैं, ये सभी घटनाएं पास्ट में मानी जाती हैं, क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब वर का ही यूज करते हैं, हमेशा बाज का यूज नहीं होता है। तो इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओटी। मतलब यहाँ पर यदि हो, काश हो, यदि लिखा है, तो इस तरह से कोई भी वर्ड हो, लेकिन स्ट्रक्चर एक ही रहेगा। अगर आप कल्पना कर रहे हैं पास्ट की बातों को लेकर, तो इसी स्ट्रक्चर से सभी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे काश मैं राजा होता, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम एक लिखेंगे इफ, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। इफ आई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर अ किंग। इसको हिंदी में दूसरे तरह से बोल सकते हैं, यदि मैं एक राजा होता, काश मैं राजा होता, तो दोनों बातें एक ही हैं। फिर नेक्स्ट है यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ये भी एक कल्पना है, प्रधानमंत्री कोई नहीं है, लेकिन अगर सोच रहा है कि प्रधानमंत्री होता, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, इफ हो गया, फिर मैं प्रधानमंत्री होता, तो इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं एक प्रधानमंत्री होता, तो इसको भी हम इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यदि मोहन एक पक्षी होता, तो हम दूसरे के बारे में कल्पना कर रहे हैं कि हम कल्पना कर रहे हैं खुद, तो इस टाइप के सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करने के लिए इसी स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जैसे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम इफ लिखेंगे, फिर मोहन एक सब्जेक्ट हो गया तो मोहन लिख देंगे, इफ मोहन। अब ऑक्सिलरी वर्ब इसमें सब में वर ही लगती है इस तरह से सेंटेंस में, तो इफ मोहन वर अ वर्ड। तो इस तरह से हम इस टाइप के सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए इसका स्पीकिंग में भी यूज होता है, और क्लास में 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर में ट्रांसलेशन के लिए अगर आता है एपी बोर्ड में, तो उसको भी हम इसको इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ इज आर एम वाज वर इन पास्ट टेंस। साथियों अब हम सीखेंगे कि वाज वर इज आर एम का यूज पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब का यूज, तो जितनी जगह ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा हम सबके बारे में सीखेंगे। तो अभी टॉपिक चल रहा है कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में किस प्रकार इज आर एम वाज वर का यूज किया जा सकता है। तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम का यूज जो होता है, इज आर एम का यूज ऑक्सिलरी वर्ब की तरह किया जाता है, ठीक है। तो जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं उन सभी को जो पैसिव में ट्रांसलेट किया जाता है, तो इसमें इस टेंस में ही केवल इज आर एम का यूज होता है। पैसिव वॉइस की बात करें केवल तब, जैसे एक सेंटेंस लिखा है ही रीड्स द बुक। अब यहाँ पर क्या है, इसको पहचानते हुए लिखा है जी, ही रीड्स द बुक, तो जो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैन वर्ब में यस लगा है। तो जब टेंस सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टेंस क्या होते हैं, फिलहाल आपको जानकारी होगी तो उसमें जो है आप समझ लें कि बाज और वर इज आर एम का यूज किस तरह से किया जाता है। लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो इसमें इज आर एम का यूज होता है, किस तरह से होता है वो समझना है। ही रीड्स द बुक, ही माने वह, रीड्स मीन्स पढ़ता है, द बुक मीन्स किताब, वह किताब पढ़ता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए, मतलब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए फार्मूला होता है, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई
ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब लगती है जस्ट नेक्स्ट टेंस की। जस्ट नेक्स्ट टेंस का मतलब है अगर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वो क्या में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज आर एम। तो हम सीखेंगे कि इज आर एम का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उनको, तो किस तरह से इज आर एम का यूज किया जाता है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द बुक। तो सबसे पहले लिखेंगे द बुक। द बुक हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब द बुक के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, इज। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर रीड लिखा, रीड तो रीड हो जाएगा। द बुक इज रीड, फिर बाय लिखा है तो बाय लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, अब यहाँ पर ही क्या है, ही एक सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनको जब पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें हम इज आर एम का यूज कर सकते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इज लगाएंगे, जब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन के आएगा तब हम आर लगाएंगे, और अगर आई बनता है तो यहाँ पर हमेशा एम लगता है। अब हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बाज और बर का यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर सेम होता है, जैसे एक सेंटेंस लिखा है ही डिड नॉट रीड द बुक, ही डिड नॉट रीड द बुक। ये एक सेंटेंस पास्ट का है। ही माने भाई डिड नॉट मीन नहीं, रीड मीन्स ही मीन्स उसने, डिड नॉट मीन्स नहीं, रीड मीन्स पढ़ी, द बुक माने किताब, उसने किताब नहीं पढ़ी। तो ये पास्ट का हो गया क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगी है, क्योंकि डिड पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट के लिए। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सेम स्ट्रक्चर होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है वही पास्ट इंडेफिनिट का होता है। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्ट लिखेंगे। रूल होता है हेल्पिंग वर्ब जस्ट नेक्स्ट टेंस की लगती है। अब पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है तो उसको पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या की आएगी, पास्ट कंटिन्यूस की आएगी, सीधी सी बात है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं सभी शब्दों को। द ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले द बुक, फिर हेल्पिंग वर्ब जस्ट नेक्स्ट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वाज या वर लगती है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर हो गया अब द बुक, तो हम लगाएंगे वाज, द बुक वाज, फिर नॉट लगा देंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, रीड है तो रीड लिख देंगे, क्योंकि रीड की सभी थर्ड फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सब सेम होती है इसलिए रीड ही रहेगा। फिर वाई, अब ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का हिम। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या पास्ट इंडेफिनिट का हो, अगर कोई भी सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम बाज वर्ब का यूज करके बना सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं बाज और वर्ब का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम का। साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।